हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था गॉस थ्योरम, किस तरीके से गॉस थ्योरम बनेगा, किस तरीके से गॉस थ्योरम को बनाना है, और इसके 3 एप्लीकेशन हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं पहला एप्लीकेशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन 12th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद ज़रूरी है इसको पढ़ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही है। ठीक, तो पहला एप्लीकेशन हम लोग ले लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग रेखीय आवेश घनत्व। इंग्लिश में है लीनियर चार्ज डेंसिटी, हिंदी में है रेखीय आवेश घनत्व। 1D 2D 3D, जैसा कि हम लोग पढ़े ना 11th में, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो एक लीनियर, एक एरिया और एक वॉल्यूम, तीनों पे हमको देखना है कि तीनों की चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब तो मेरे ख्याल से सब जानते होंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट मीटर, हर एक मीटर में कितना चार्ज है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब होगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइन है, इस पे मैंने एक चार्ज दे दिया और इसका लेंथ है L सेंटीमीटर, L मीटर, L मिलीमीटर, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो। जैसे ये है ना, तो इसमें मैंने चार्ज दे दिया। तो जब मैं इसमें चार्ज दूं तो इसके पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है वो कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर। तो ये तीनों चीज आप लोगों को याद रखना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मतलब है लाइन, तो लाइन मतलब है लेंथ, लेंथ में हमने कितना चार्ज दिया। तो जितना चार्ज दिया जाता है और जितना लेंथ है उसको डिवाइड करना, तो आप लोगों को क्या पता चल जाएगा, लेम्डा पता चल जाएगा। और ये लेम्डा का वैल्यू कैसे कम होगा, कैसे ज्यादा होगा, तो लेम्डा का वैल्यू डिपेंड कर रहा है सीधा सीधा किस पर, क्यू पर। देखो, यदि चार्ज का अमाउंट ज्यादा है तो लेम्डा ज्यादा होगा, यदि क्यू ज्यादा है तो लेम्डा ज्यादा होगा, और यदि लेंथ ज्यादा है तो लेम्डा कम होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो हमें यदि ज़्यादा चार्ज डेंसिटी की ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि लेम्डा ज़्यादा हो, हम चाहते हैं कि चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो, तो हमें लेंथ को कम रखना पड़ेगा। जैसे एक बड़ा सा वायर है, मान लो इतना बड़ा वायर है, या फिर ये है, अब इसमें मैंने चार्ज डेंसिटी दे दिया और ये सफिशियंट अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पा रहा है, किसी पर्टिकुलर जगह पे अपना फोर्स नहीं दिखा पा रहा है, किसी पर्टिकुलर जगह पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड या अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है, इसका मतलब है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कम है। तो क्या करना पड़ेगा, इस लेंथ को कम करना पड़ेगा। जैसे ही आप कम करोगे लेम्डा का वैल्यू बढ़ जाएगा और उस जगह पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना दिखाना शुरू कर देगा। या ये हो सकता है कि किसी जगह पे ये ज़्यादा फील्ड दिखा रहा हो, हमको लेम्डा कम करना है, तो लेम्डा कम करने के लिए यदि आप चार्ज एकदम लिमिटेड रखते हो तो लेम्डा कम करने के लिए लेंथ को कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं ना वायर, एक वायर लेते हैं तो वायर कितना बड़ा रखना है, कितना वायर रखना है, जितना सफिशिएंट होगा उतना ही बड़ा वायर आप रखोगे। जब हम करंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे तो जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ही उस हिसाब से आपको लेम्डा मिलने वाला है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। लेम्डा और लेंथ के बीच का जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा सा ऐसा बनता है कि लेंथ के बढ़ने के साथ लेम्डा थोड़ा कम होने लगता है। तो ये ग्राफ भी आप लोग को क्या करना है, थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैंने बताया कि लेम्डा किस तरीके से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इस लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगा तब तक चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगा, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक चार्ज मूव नहीं करेगा, और जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा तब तक ना तो कहीं पे करंट फ्लो होगा, ना ही उसका कोई दूसरा इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यदि इलेक्ट्रॉन है या चार्ज है या प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है या न्यूट्रॉन है या कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब समझना है कि वहां पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स लगना जरूरी है। तो इस तरीके से लेम्डा मैंने बताया, लेम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, कितना होगा। अब हम इस पे लगाएंगे गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताया, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है।
तो यहाँ पे हमारा जो ये सरफेस है ये क्या है, ओपन सरफेस, इसे हमें क्लोज्ड सरफेस बनाना है। तो मान लेते हैं कि ये r डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ r डिस्टेंस है और इस r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है और इस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, सेम डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में। सेम डिस्टेंस पे आप इसको क्या करोगे, गॉसियन सरफेस बनाओगे और गॉसियन सरफेस जो होगा वो सेम अमाउंट का होना चाहिए। सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस आपको बना के रखना है। यदि आपका गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर वहाँ पे आप गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते। तो गॉस थ्योरम जो होगा कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। गॉस का जो गॉसियन सरफेस होगा कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज गॉस थ्योरम लगाने के लिए सिमेट्रिकल सरफेस। अब गॉस थ्योरम ये कहता है कि निकलने वाला फ्लक्स, तो पहले हम फ्लक्स का कैलकुलेशन देखते हैं। सिंपल सा फ्लक्स का जो मैंने कैलकुलेशन बताया था, EDS इज इक्वल टू होता है EDS इंटू कॉस थीटा। ये फ्लक्स निकालने का पहला फॉर्मूला। इसके बारे में मैंने आप लोग को पहले वाले वीडियो में बताया है, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो एक बार जाके वो फ्लक्स वाला वीडियो जरूर देखें। यदि आपको गॉस का ये कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे से, आप चाहे कॉम्पिटिटिव वाले हो चाहे 12th वाले हो, ये कॉन्सेप्ट आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको ये फॉर्मूला पूरा समझ में आएगा कि फ्लक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो E इंटू डी एस। अब ये DS जो है यहाँ पे, ये मैंने ले लिया DS1, यहाँ पे मैंने ये ले लिया DS2, यहाँ पे मैंने ये ले लिया DS3। तो आपका जो DS होगा वो DS1, DS2, DS3 तीन लेना है। DS1 का डायरेक्शन आएगा ऐसा, DS2 का डायरेक्शन आएगा ऐसा, ये इधर देखेगा, और DS3 का डायरेक्शन आएगा ये ऐसा इधर देखेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ऐसा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ बनेगा। तो पहले देखते हैं फाई वन निकलेगा DS1 की वजह से, ये एंगल बन गया 90 डिग्री। तो फ्लक्स 1 क्या हो जाएगा, E इंटू DS1 इंटू कॉस 90 डिग्री, तो ये मिला 0। तो जो हमारा पहला सरफेस है वहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखना। ठीक है, यदि एंगल 0 है तो मैक्सिमम फ्लक्स जाएगा और एंगल 90 है तो मिनिमम फ्लक्स जाएगा। तो कितना एंगल बनता है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कई बच्चे जो है वो बस बना देते हैं ऐसा, तो वैसा नहीं बनाना है। यदि आपको 12th में नंबर चाहिए, बहुत अच्छे से चाहिए, तो आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि 12वीं में आपका प्रतिशत या परसेंटेज बहुत बेटर हो, तो आप रिप्रेजेंटेशन जो करते हो, पेपर में जो आप लिखोगे वो बहुत अच्छा लिखना है। छोटी छोटी बातों को अच्छे से गंभीरता से लेके थोड़ा लिखना है। कई बच्चे लिखते समय एकदम लापरवाही से लिखते हैं, मैंने देखा है। कई लोगों का मैंने पेपर भी चेक किया तो एकदम लापरवाही से लिखते हैं, उसमें आपका परसेंटेज नहीं बनने वाला, चाहे आप कितने भी ज्ञानवान हो। हाँ, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल सकता है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 12th में परसेंट नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है नीट निकल जाए। लेकिन हमको 12th में भी परसेंट बनाना है। ऑन एवरेज जो आपका एक टारगेट है उतना टारगेट आपको लेके चलना है। ठीक है, तो आप 12th की तैयारी कर रहे हैं, परसेंट बनाना है, अच्छे से बनाना है। तो समझने के साथ आपको लिखने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ठीक, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको लिख के देखो। जब तक आप उसको लिख के नहीं देखोगे, बार बार प्रैक्टिस में रहो, बार बार लिखते रहो, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपका नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक है, और ये लगभग मैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों को बोलता हूँ कि लिख के देखना जरूरी है। जैसे कुछ जो बच्चे PSC UPSC जो मेंस लेवल के जो बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग आगे जाके जब करेंगे, है ना, तो जो मेंस लेवल के जो बच्चे होते हैं PSC UPSC मेंस में लिखने का ही काम है। जितना अच्छा आप लिखोगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। ठीक, तो मेरा ये जो बात है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए फाई 2 हम देखते हैं। फाई 2 हो जाएगा E इंटू DS2 इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और DS2 ये दोनों 0 एंगल बना रहे हैं। देखो दोनों सेम डायरेक्शन पे है ना, दोनों सेम डायरेक्शन पे है तो दोनों ने 0 एंगल बनाया। तो ये मिल गया हमको E इंटू DS2
और क्योंकि ये हमने सिलेंडर लेके रखा है तो सिलेंडर के लिए DH2 होता है 2πRL, और R क्या है, तो ये R इसका रेडियस, ये जो हमने माना ये DH2, तो phi2 इज इक्वल टू ये आ गया E इंटू DH2 या फिर E इंटू सीधा सीधा 2πRL। ये दे दिया हमने phi1, ये मिल गया phi2, और सिमिलरली phi3 जो आएगा, क्योंकि यहाँ भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और DS3 के बीच का एंगल, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और DS3 के बीच का एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो phi3 भी क्या मिलेगा हमको 0, सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने DS1 से DS2 से DS3 से टोटल जाने वाला फ्लक्स कैलकुलेट किया। फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, नेट फ्लक्स निकाल लेना है कि टोटल, अब ये जो टोटल फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आ जाएगा phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, तो phi1 हमारा है 0, phi2 जो आया E इंटू आ गया 2πRL प्लस phi3 हमारा हो गया 0, तो फाई इज इक्वल टू मिल जाएगा E इंटू 2πR इंटू L, ये मिलेगा हमको टोटल फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू E इंटू 2πRL मिला, फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू 2πRL। ये दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये आपका बन गया है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लगाना है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है। तो हमारा जो E इंटू 2πRL ये हमने दे दिया है इक्वेशन नंबर 1, ये निकला हमारा टोटल फ्लक्स। गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये कहता है गॉस थ्योरम। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका ये मतलब है कि राइट हैंड साइड को इक्वल किया जा सकता है, तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, E इंटू 2πRL इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 2πRL इंटू एप्सिलॉन 0, या फिर इसको लिखोगे 2π एप्सिलॉन 0 R इंटू L, और Q डिवाइड बाई L बन जाता है हमारा लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा Q डिवाइड बाई L, तो E इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई 2π एप्सिलॉन 0 इंटू R। ये मिलता है हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन केस ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो 12th में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, तो आपको फॉर्मूला यहाँ तक डिराइव करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया उसकी बात। अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो आपको लिखना है, जो नंबर मिलने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। मैंने आपको बताया कि लेमडा किस तरीके से बढ़ेगा, लेमडा किस तरीके से कम होगा। हमको क्या करना है, किसी जगह पे यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो हमको लेमडा को बढ़ाना होगा, और लेमडा को बढ़ाने के लिए मैंने बताया था कि लेंथ कम करना पड़ेगा। यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो लेमडा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का जो ग्राफ चलता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन चलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। यदि आप ये लिखते हो तो आपका जो पेपर चेक करने वाला जो है वो आपको अच्छे नंबर देगा, इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा होता है। याद रखना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पेपर जब आप शुरू करोगे तो बहुत अच्छे इंप्रेशन के साथ में आपको शुरू करना है। शुरू के 3-4 पेज तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं, ठीक है। या आप जो लिखना शुरू करते हो 12th में वो आपको शुरुआत में बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, बाद में थोड़ा बहुत हो जाता है, पर कई लोगों का ऐसा होता है ना कि शुरू में ही एकदम काटा पीटा करते हैं, वैसा नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो बहुत अच्छे से आपको रखना है और अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे तो पेपर बहुत अच्छा बनेगा। पेपर बहुत अच्छा बनेगा तो नंबर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और आप लोग को फिर परसेंटेज भी है बहुत अच्छा मिलता है। सेकेंड चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिपेंड टू आर।
जैसे जैसे हम लाइन से दूर जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी से दूर जाते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कब बढ़ा सकते हैं, कब कम कर सकते हैं, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी से कैसा बढ़ेगा और कैसा कम होगा। तो आज का जो क्लास रहा उस क्लास में मैंने आप लोग को बताया कि 12th में जब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा तो आपको उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से लिखना है। इसके अगले की क्लास में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं और जो इसको देख रहे हैं वो एक बार फॉर्मूला और डेरिवेशन अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद में फिर हम अगली क्लास में बात करेंगे कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया वो कैसा सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास में बाय बाय।